सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 में पाठ 2 और पाठ का नाम है बच्चों मेरे संग की औरतें। और इस पाठ की जो कवि हैं वो है मृदुला गर्ग जी। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि का परिचय। ठीक है, देखो बच्चों, जो मृदुला गर्ग जी थी, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ सन 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। ठीक है, और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए अर्थशास्त्र से किया और भारत के अनेक शहरों में रहने के बाद सन 1947 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन करने लगी। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने समय और समाज की समस्याओं पर भी निबंध लिखे हैं। ठीक है, मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। ठीक है, इनकी बच्चों जो प्रमुख किताबें हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है इनकी उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठ गुलाब, उपन्यास, संगति विसंगति, ये इनकी कहानियाँ हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं सवार, ये इनका निबंध है। ठीक, तो चलो बच्चों अब आओ पाठ शुरू करते हैं। ये है पाठ 2 मेरे संग की औरतें। देखो यहाँ पे है कि मेरी एक नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग सादगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। देखो बच्चों, इस पाठ की जो लेखिका है मृदुला गर्ग जी, वो कह रही हैं कि मेरी एक नानी थी। तो वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, मेरी एक नानी थी तो जाहिर सी बात है मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। ठीक है, क्योंकि माँ की शादी से पहले ही नानी की मृत्यु हो गई थी, वो मर गई थी। ठीक है, तो लेखिका कह रही है बच्चों कि शायद नानी से कहानियाँ ना सुन पाने के कारण बाद में क्या हुआ, हम 3 बहनें को अपने बारे में लेखिका कह रही है कि हम 3 बहनें को कहानियाँ लिखनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो तो हमने और नानी की कहानी ज़रूर सुनी। ठीक है, लेखिका कह रही हैं कि नानी से कहानी भले ही हम लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन हमने नानी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी। और तब जब हमने बहुत कहानियाँ सुनी, जब हम थोड़े बड़े हो गए, तो तब जाके हमें उन कहानियों का असली अर्थ समझ में आया। ठीक है, लेखिका कह रही है आगे कि इतना ही नहीं जाना हमने कि मेरी नानी पहले इतना ही जाना कि ठीक है, तो लेखिका कह रहे हैं बच्चों कि पहले हमने केवल यही जाना कि मेरी नानी कैसे एक पारंपरिक है, अनपढ़ है,
और पर्दानसी औरत थी। पर्दानसी मतलब जो पर्दाएँ करती हैं जो औरतें, ठीक है। और जिनके पति क्या थे, शादी करके तुरंत बाद उन्हें छोड़कर पढ़ने के लिए कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, ठीक है। तो आगे कह रही है बच्चों लेखिका कि जब उसके नाना जी कि जब मेरे नाना जी कहाँ से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे घर लौटे तो घर में कैसे रहने लगे, विलायती, जैसे वो विदेशों में लोग रहते हैं वैसे ही उनके नाना जी भी यहाँ पे आकर वैसे ही रहने लगे और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन लेखिका कह रही है बच्चों कि मेरी जो नानी थी, मेरी नानी पर मेरे नाना का कोई असर नहीं पड़ा, उनके रहन सहन का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने जो उनकी जो नानी की इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी या पसंद नापसंद था, उसका इजहार उन्होंने कभी पति के सामने नहीं किया, ठीक है। अब आगे है बच्चों कि जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्ष से इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। अब आगे क्या होता है बच्चों, लेखिका कह रही है कि जब मेरी नानी को ये लगा कि अब मैं क्या हूँ, मरने वाली हूँ, ठीक है। जब वो मौत के करीब जाने लगी तो उसको अपनी 15 साल की जो लड़की थी, जो लेखिका की माँ थी, उसकी शादी की चिंता होने लगी। वे एकदम से क्या हो गई है, बहुत बोलने लगी। ये बोलने लगी कि अब मैं क्या हूँ, मरने वाली हूँ और मैं अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद जब नानी बहुत बोलने लगी तो नानी ने एक दिन लेखिका की नाना से कहा कि जो हम पर्दा करते हैं उसको भूल जाओ और क्या करो, जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो लेखिका की नाना के दोस्त थे, प्यारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो प्यारे लाल शर्मा जी। तो लेखिका की नानी ने कहा कि मैं आपके दोस्त प्यारे लाल शर्मा जी से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है, ठीक है। जब लेखिका की नानी ने बच्चों ये वाली बात कही तो सबके सब हैरान रह गए। सबके सब सोचने लगे कि जो महिला पर्दा करती है और कभी अपने मर्द से क्या, कभी दूसरे मर्द से क्या, अपने मर्द से भी उन्होंने खुलकर बात नहीं की, तो आखिर ये औरत उस अजनबी से, उस व्यक्ति से क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नाजुकता की लाज रखी। लेकिन उनके नाना क्या थे, जो लेखिका के नाना थे, वो समझदार थे। उन्होंने ज़्यादा समय वहाँ पे लेखिका की नानी के सामने समय बर्बाद नहीं किया और उस लेखिका की नानी की ने जो बात कही उसको समझा। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, ठीक है। तो लेखिका के नाना ने क्या किया, उन्होंने लेखिका की नानी से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया कि तुम क्यों मिलना चाहती हो उससे, क्या कारण है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। और समय बर्बाद करने के बजाय उन्होंने क्या किया, तुरंत वो उनके घर गए और उनको लेकर के आए और बीबी के सामने बिठा दिया, ठीक है। अब आगे है, ठीक है।
अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। ठीक है, अब लेखिका कह रही है बच्चों कि जो मेरी नानी ने जो कहा वो तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। ठीक है, तो लेखिका की नानी उनसे कहती है, जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा है बच्चों, लेखिका के नाना के दोस्त, उनसे कहती है कि आप मुझे वचन दो कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही ढूंढेंगे, क्योंकि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी भी साहबों के फरमाबरदारों से हो। फरमाबरदार कहते हैं बच्चों जो आज्ञाकारी रहते हैं। ठीक है, आगे लेखिका की नानी कहती है कि आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। ठीक है, वो कहती है लेखिका की नानी प्यारेलाल शर्मा को कि जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी हो, ऐसे ही मेरी लड़की के लिए भी आप ऐसा ही कोई सिपाही ढूंढ करके उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसे जुनून होगा। ठीक है, तो लेखिका आगे कह रही है बच्चों कि ऐसा कौन कह सकता है कि जिस औरत ने कभी अपनी ज़िंदगी में आज़ादी नहीं देखी, ठीक है, उसकी आज़ादी की खबर तक नहीं है, तो उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून कहाँ से आया। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ये तो लेखिका कह रही है बच्चों, और लेखिका कह रही हैं कि बाद में मेरी समझ में आया कि वे कैसी थी, वे अपने जीवन में भी, अपने निजी जीवन में भी वो कैसे रहती थी, आज़ादी से रहती थी, लेकिन बाहर वो आज़ादी से नहीं रहती थी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। ठीक है, तो लेखिका कह रही है बच्चों कि ठीक है, उन्होंने क्या किया, नाना की ज़िंदगी में उन्होंने कभी कोई दखल नहीं किया और न ही उन्होंने कभी उसमें साझेदारी की, लेकिन अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीती ज़रूर रही। ठीक है, पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, अब लेखिका बच्चों आगे कह रही हैं कि पारंपरिक घरेलू और उबाऊ खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्या है, क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, लेकिन दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में क्या होती है, कुछ असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, अब आगे बच्चों लेखिका कह रही है कि खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि लेखिका कह रहे हैं कि खैर छोड़ो छोड़ो, तो मेरी माँ की शादी क्या हुई, इस तरह मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे और होनहार लड़के से हो गई। ठीक है, जिससे क्या था, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से उसे रोक दिया गया और जिसकी जेब में एक पुश्तैनी पैसा, मतलब पहले का पैसा, एक भी धेला नहीं था, एक भी रुपये उसकी जेब में नहीं था। आगे है कि माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब बच्चों लेखिका अपने माँ के बारे में कह रही है कि मेरी बेचारी माँ
मेरी जो माँ थी बच्चों, लेखिका कह रही कि मेरी जो माँ थी वो अपनी माँ जो लेखिका की नानी थी उनके सिद्धांतों और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में वो हमेशा सादा जीवन जीने पर मजबूर हुई। उनका हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों आगे कि लेखिका जो माँ रहती है वो कैसे रहती है, वो भी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली और अपनी माँ के जो विचार थे उन पर चलने वाली थी। तो लेखिका कह रही है कि मेरी माँ का हाल यह हुआ कि वो कि जो खादी की साड़ी रहती थी वो बहुत भारी भारी रहती थी। ठीक है, तो उससे कमर क्या है, चनका खा जाती थी। तो लेखिका की जो माँ थी बच्चों को क्या करती थी, रात रात को जाग करके वे साड़ी पहनने का अभ्यास करती, जिससे कि उसे दिन में शर्मिंदगी ना उठाने पड़े। ठीक है, जिससे वो दिन में आसानी से उस साड़ी को पहन सके। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। ठीक है। देखो बच्चों, लेखिका कह रही है कि जो मेरी माँ थी वो बहुत ही नाजुक थी और उन्हें देखकर तो उनकी सास जो मेरी दादी है उन्होंने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है जैसे धोई पोछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। ठीक है। अब आगे है बच्चों, क्यों नहीं, उसकी दो वजहें थी। ठीक है, मतलब छींके पर टांगना मतलब किसी ने भी उनके साथ अत्याचार नहीं किए। अब वो अत्याचार क्यों नहीं किए वही लेखिका बता रही है कि उसके दो कारण थे, उसकी दो वजहें थी। पहली तो यही थी कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। ठीक है, क्या कह रही है लेखिका कि दो वजहें थे। तो जो पहला कारण था वो ये था कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह, मतलब हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे, मतलब वो भी साहबों के जैसे रहते थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। ठीक है, ये लेखिका कह रही है कि मेरे जो नाना थे वो कैसे थे, जात में तो हिंदुस्तानी थे लेकिन जो उनका चेहरा था, रंग ढंग था, पढ़ाई लिखाई थी, वो सब की सब कैसी थी, अंग्रेज़ों के जैसी थी। आगे लेखिका कह रही है कि मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, वो कह रही है कि सबसे मज़े की बात तो ये है कि हमारे देश में जितने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वाले लोग अंग्रेज़ों के क्या थे, सबसे बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, जेब खाली और शोहरत करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। ठीक है, अब लेकर आगे कह रही है बच्चों कि जो गांधी जी थे, गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, ठीक है, तो भले ही लड़का कैसा हो, भले ही लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहे और जेब उसकी खाली हो। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिफरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। ठीक है, अब लेखिका आगे कह रही है कि एक आन बान अपने नाना के बारे में बच्चों लेखिका बता रही है कि मेरे नाना जो आन बान और साहबों जैसे रहते थे, उन्होंने एक
सिर्फ ये लड़के को अपनी नाजुक सी लड़की सौंपी है। तो लेखिका कह रहे हैं कि इससे रोमांचक और क्या कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की राजमंदी वे वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। ठीक है। लेखिका कह रही है बच्चों आगे कि नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, कि मेरी नानी की जो आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी स्वतंत्रता सेनानी से हो। ठीक है। कि मेरी नाना की जो आखिरी ख्वाहिश और मेरे नाना की राजमंदी, कि मेरे नाना और नानी ने जो इन्होंने जो विचार किया, दोनों ने तब उस लड़की की शादी उस स्वतंत्रता सेनानी से की। तो लेखिका कह रही है कि वे तो रोमांचक उपकथाएं थी जिन्होंने क्या किया है, इस कहानी को और भी अच्छे ढंग से पेश किया है, प्रस्तुत किया है। अब लेखिका आगे कह रही है बच्चों कि दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। और दूसरा कारण लेखिका बच्चों कह रही है कि जो दूसरा कारण था वो होती माँ की शख्सियत। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। ठीक है। दूसरी वजह क्या थी लेखिका की माँ की शख्सियत, मतलब उनका व्यवहार था, उनका रहन सहन का ढंग था और वे दिखने में सुंदर भी थी। तो वही बच्चों लेखिका कह रही है कि उनमें क्या थी, खूबसूरती थी, वे बहुत अच्छी थी, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता। ठीक है। खूबसूरत भी थी बच्चों और सबके साथ कैसे थी, ईमानदारी के साथ रहती थी, सबके साथ एक समान रहती थी। तो वही लेखिका कह रही है कि वो इस तरह से लोगों से घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी, कि वे तो परियों की जैसे लगती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। ठीक है। लेखिका कह रहे हैं बच्चों कि उनसे कोई ठोस काम करवाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन कोई भी ठोस काम अगर करना हो तो उसके लिए उनकी राय ज़रूर मांगी जाती थी और फिर उस काम को पत्थर की लकीर की तरह उस राय को निभाया भी जाता था। आगे बच्चों लेखिका कहती है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। ठीक है। लेखिका कह रहे हैं बच्चों आगे कि मैंने अपनी दादी को बहुत बार कहते हुए सुना था कि हम पे तो क्या है हम हाथी से हल न जुतवाएंगे क्योंकि हमारे पास तो बैल है। लेखिका आगे कहती है कि बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद कहते हैं बच्चों तैयार रहने को। ठीक है। तो लेखिका आगे कहती है बच्चों कि बचपन से ही मुझे इस बात का अर्थ समझ में आ गया था। मुझे तो बचपन से ही इस बात का अर्थ समझ में आ गया कि जब हमने देखा था कि हम बच्चों की परवरिश के मामले में घर के सब लोग हैं केवल माँ को छोड़ के। ठीक है। केवल माँ को छोड़ के और सभी लोग हमारी परवरिश करने के लिए तैयार रहते हैं। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। ठीक है। लेखिका कह रही है केवल दादी और उनकी जेठानियाँ ही तैयार नहीं रहती थी हमारी परवरिश करने के लिए, बल्कि जो मेरे पिताजी थे वो भी हर समय तैयार रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ की को आज़ादी का जुनून कम था। ठीक है। अब लेखिका कह रही है बच्चों कि अगर मेरी माँ काम नहीं करती थी तो उसका मतलब ये नहीं था कि उसके अंदर आज़ादी का जुनून कम था।
वह भरपूर था और अपनी तरीके से भी उसे भरपूर निभाती रही। ठीक है, आज़ादी का जुनून उसके अंदर पूरा था और वो अपने तरीके से बच्चों उस को निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस दिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। ठीक है, आगे क्या होता है कि लेखा कह रहे हैं बच्चों कि जाहिर है जब हमारे अंदर आज़ादी का जुनून हो तो हमें उसे आज़ादी से ही निभाना चाहिए, जिस किसी से पूछ कर नहीं बल्कि खुद उसे अपने तरीके से निभाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होता है। ठीक है, आगे होता है बच्चों, लेखिका कह रही है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। आगे कह रही है बच्चों लेखिका कि हमारी जो माँ थी, हमने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ठीक है, भारतीय माँ क्या करती है बच्चों, अपने बच्चों को लाड प्यार करती है, उनकी परवरिश करती है। ठीक है, तो वही लेखिका कह रही है कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ठीक है, और न ही उन्होंने हमें कभी प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न ही हमें कभी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घबरा कर नहीं संभल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। ठीक है, अब लेखिका कह रहे हैं बच्चों कि कुछ तो वो अपनी बीमारी के चलते भी वो नहीं करती थी और फिर वो घबरा कर संभल नहीं पाती थी। ठीक है, तो लेखक कह रहे कि उससे ज़्यादा जो कारण था वो ये था कि उनके अंदर रुचि भी नहीं थी, उनकी इच्छा भी नहीं होती थी घर के कामों को करने की, बच्चों को लाड प्यार करने की। ठीक है, उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। ठीक है, अब आगे बच्चों लेखिका कह रही है कि उनका जो सबसे ज़्यादा समय बीतता था वो किस में बीतता था, वो बीतता था किताबों पढ़ने में, और जो समय बचता था वो उसमें वो साहित्य चर्चा करती थी या संगीत सुनने में, या फिर और साथ में ही वो क्या करती थी लेखिका की माँ, वह बिस्तर पर लेट लेट करके ये सब काम किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। ठीक है, अब लेखिका आगे कर रही है बच्चों कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे घर में जितने भी लोग हैं, दादा दादी हैं या उनकी जेठानियाँ हैं या ससुराल के जो भी लोग हैं, वो मेरी माँ का नाम नहीं धरते। मतलब वे उनका नाम ये नहीं कहते हैं कि काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक ऐसा कोई भी नहीं कहता है घर के सदस्य। ठीक है, और न ही वे लोग उनसे एक आम औरत की तरह कोई अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारी तरह रहेगी और काम करेगी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वो पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। अब बच्चों लेखिका एक बात कह रही है कि उनमें सब लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों थी, घर के जितने भी लोग थे वो सब उन्हें इतना अच्छा क्यों मानते थे, जबकि उसकी माँ तो न तो पत्नी की तरह रहती थी, न माँ की तरह रहती थी, और न ही बहू की तरह जो इनके काम रहते हैं उनका पालन वो नहीं करती थी, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। ठीक है, लेखिका कह रही है कि इसका कारण ये भी रहा होगा कि साहबी ख़ानदान के रौब के अलावा ये तो था ही कि वो साहबों के घर, उसके पापा क्या थे, लेखिका के जो नाना थे वो साहबों के जैसे रहते थे। तो लेखिका कह रही है बच्चों, एक कारण तो मुझे पता है, इसके अलावा दो कारण और भी थे
एक कारण तो ये था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी बात ये थी बच्चों कि वे किसी भी गोपनीय बात को दूसरे लोगों में नहीं बताती थी। ठीक है, जैसे कोई भी बात हो तो वो अपने तक ही उसे रखती थी और अपने से आगे वो किसी से भी उस बात को नहीं कहती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। जो पहला कारण है कि वो झूठ नहीं बोलती थी, तो इसी कारण से घर वालों ने उन्हें क्या किया, उनका आदर किया। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, और जो वो किसी बात को दूसरे से नहीं कहती थी बाहर वालों से, तो इसी कारण से बच्चों उन्होंने उनकी बाहर वालों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। ठीक है, अब लेखा करे बच्चों अपनी माँ के लिए कि दोस्त तो वो हमारी भी थी, और जो माँ की भूमिका है, जैसे माँ करती है परवरिश, वो कौन करता था, मेरे पिताजी उसे अच्छी तरह कर देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, अब लेकर आगे करे बच्चों कि मुझे याद है कि जब हमारे घर में, जब बचपन में हमारे घर में किसी की भी चिट्ठी आती थी, तो मेरी माँ से कोई ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। भले ही वो चिट्ठी कैसी हो, भले ही वह एक बहन की, ठीक है बच्चों, भले ही वो चिट्ठी एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो। ठीक है, लेकर करे कि उस चिट्ठी के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता था, चाहे वो चिट्ठी हम बहनें आपस में ही क्यों न दें। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अब आगे क्या होता है बच्चों, लेखिका अपने घर में के बारे में बताती है कि एक छोटे से घर में और 6 बच्चों के साथ हम रहते थे। 6 बच्चे थे, सास ससुर आदि भी रहते थे। लेकिन लेखा कहती है बच्चों कि हमारे घर में हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब इतनी स्वतंत्रता हमारे घर में थी कि कोई बच्चा कुछ भी कर सकता है। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। ठीक है, अब लेखा कह रही है बच्चों कि जो स्वतंत्रता हमें घर में दी गई थी, उसी स्वतंत्रता के का फ़ायदा उठाकर हमने क्या किया, हम 3 बहनें और जो छोटा भाई था वो लेखन का कार्य करने लगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब आगे क्या होता है बच्चों, लेखिका कह रही है अगर मैं अपने पूर्वजों की बात करूं तो हमारे पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो क्या था, बहुत अच्छा था, माँ और नानी रहती। लेकिन वो कह रही है हमारी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। ठीक है, अब लेखा अपनी परदादी के बारे में बता रही है बच्चों कि उन्हें क्या था, कतार से बाहर चलने का शौक़ था। कतार मतलब लाइन से आराम से बाहर चलने का उन्हें शौक़ था। और उन्होंने एक व्रत ले रखा था, एक संकल्प ले रखा था कि अगर भगवान करें, अगर उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाए तो क्या करेंगी, जो तीसरी धोती रहेगी उसको दान में दे देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। ठीक है, आगे बच्चों लेखिका कह रही है आगे क्या होता है कि जैन समाज में अपरिग्रह का मतलब रहता है बच्चों कि किसी भी चीज़ को संग्रह न करना, मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं करना।
तो वही लेखिका कह रही है कि जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। ठीक है, इसको हम कि समाज को सॉरी किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा न करना जैन समाज में ऐसा नहीं, इसे ऐसा नहीं माना जाता है। इसलिए लेखा कह रही है बच्चों, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, मेरी नानी जो कर रही थी सही कर रही थी। लेकिन लेखा कह रही है बच्चों कि मेरी नानी का असली जलवा तो तब देखने को मिला जब उनकी माँ, लेखिका की माँ, पहली बार गर्भवती थी। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहों का पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, बात ये हुई कि उनकी बच्चों जो परदादी थी लेखिका की, कि उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी जो पहली बहू का जो पहला बच्चा हो कौन हो, वो लड़की ही हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ी। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो लेखा ने कि ना परदादी ने क्या किया बच्चों, यह मन्नत मांगी कि उनकी बहू की बेटी हो, और यह मन्नत मांग करके उन्हें इसी से यह कह कर ही उन्हें चैन थोड़ी पड़ी। उन्होंने क्या किया, उसे इस बात को भगवान और अपने बीच नहीं रख करके सरेआम उन्होंने सब लोगों से कह दिया कि वो ऐसा चाहती है कि उनका जो पहला बच्चा है वो क्या हो, लड़की हो। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढ न मिली। ठीक है, जब बच्चों लेखा की परदादी ने सबके सामने ये बात कह दी तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक है, लेकिन इसका कोई, हमें लेखा कह रही है, इसका कोई सही जवाब ढूंढ के भी नहीं मिला कि लेखा की परदादी ऐसा क्यों चाहती है। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। अब लेखा कह रही है बच्चों कि हमारे घर में तो ऐसा भी नहीं था कि खानदान में पुश्तों से बहुत समय से कन्या पैदा नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं था, कन्या लड़कियां भी थी उनके घर में। तो लेखा कह रही है बच्चों कि इसीलिए मेरी माँ भी बेचारी क्या करती, वो भी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में लग गई। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। ठीक है, लेखा करिए बच्चों, क्योंकि मेरे जो पिताजी थी उनकी भी बहनें थी। उसके अलावा जो उनके दादाजी थे उनकी भी बहनें थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सपाही नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। ठीक है, लेखा कह रहे हैं बच्चों कि मेरे जो पिताजी थे उनकी भी बहनें थे, दादाजी थे उनकी भी बहनें थे, लेकिन हाँ, जो सबका जो पहला बच्चा था हर बहू का वो क्या था, बेटा ही होता था। तो लेखा कह रहे हैं बच्चों, तो माँ जी ने क्या किया, इसमें कोई भी सफाई नहीं दी, मतलब इस बारे में कोई बात नहीं कही, बल्कि क्या किया, नियम से मंदिर जाकर मन्नत मांगती रहती भगवान से। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ था, बेतार का तार। ठीक है, अब लेखा कह रही है बच्चों अपने गांव के बारे में कि पूरा उनका गांव का नकुड़ गांव उनके गांव का नाम था। तो कह रही हैं कि पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। इधर वो तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। ठीक है, इधर वो मन्नत मांगती भगवान से मंदिर में जाके, उधर भगवान उसकी मन्नत को सुन लेते। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खिलेगी तो पोती। ठीक है, लेखा कह रहे बच्चों कि मेरी दादी तो पहली बार में ही तैयार हो गई थी। उनका कहना था, उनकी दादी का, परदादी का, कि
कि गोद में खेलेगी तो केवल कौन खेलेगी, पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाई उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लेकिन बच्चों, लेखा कह रही है कि मेरी माँ की जो आरज़ू, जो उनकी भगवान से प्रार्थना थी, तो वो किस कदर रंग लाई इस बात का तो किसी को भी पता नहीं। अब आगे है बच्चों कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों, जब लेखिका की माँ ने मन्नतें मांगी, उनकी परदादी ने बहुत मन्नतें मांगी कि हमारी पोती हो, तो क्या आगे क्या हुआ। लेखिका कहती है कि भगवान ने उसके बाद कुछ ऐसी अफरा तफरी मचाई कि एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। ठीक है, वो 5 कन्याएं उनके घर में हो गई। भगवान को क्यों कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। ठीक है, कि लेखा करे है कि भगवान को क्या कहें कि मेरी माँ के सामने, कि माँ जी के सामने तो नामी चोर भी क्या करते हैं, अफरा तफरी मचा जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। कि कब लेखा करे बच्चों कि माँ जी और चोर का किस्सा तो मैंने कई बार सुना। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। ठीक है, कि चोर को भी उन्होंने क्या किया था, उसको भी एक अच्छा इंसान उन्होंने बनाया था। ठीक है, कि चोर की भी जो नसीब था चोर का, वो भी क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब बच्चों, वो लेखिका उसी कहानी को सुनाती है जब एक बार चोर उनके घर में आता है। होता क्या है कि हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाचने गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। ठीक है, हुआ ये बच्चों कि एक बार क्या होता है, नकुड़ गांव में किसी शादी के सिलसिले में शादी रहती है। तो गांव के सारे जो मर्द लोग रहते हैं, आदमी, वो बारात में दूसरे गांव चले जाते हैं। और जो औरतें रहती हैं वो सज धज कर के रत जगह करती रहती हैं। ठीक है, भजन कीर्तन करती हैं रात को। तो क्या होता है, और और ढोलक की थाप पे ढोलक बजाते रहते हैं और नाचते गाते रहते हैं। ठीक है, बहुत शोर होता रहता है। तो अचानक से क्या होता है बच्चों, रात को लेखिका उनकी हवेली में एक चोर घुस जाता है। और चोर कब घुसा अंदर, किसी को खबर ही नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। ठीक है, लेखिका कह रही है कि चोर भी ऐसा बदकिस्मत था, उसकी भी किस्मत अच्छी नहीं थी कि जिस कमरे में वो घुसा उसमें क्या हो रहा था, माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। ठीक है, क्योंकि बच्चों, औरतें रत जगह कर रही थी, भजन कीर्तन कर रही थी, तो बहुत शोर हो रहा था। तो इसलिए लेखिका की माँ जी उस कमरे को छोड़ करके दूसरे कमरे में जा कर के सो गई। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। अब चोर क्या था बच्चों, चोर ने जो सोच रखा था, बेचारे चोर ने जो सोच रखा था कि उसे चोरी कैसे करनी है, क्या क्या कैसे उसे जाना है, क्या क्या करना है, तो उससे जो उसने वो दिमाग में बिठा रखा था वो सारा का सारा उतर गया। उसे क्या पता था कि इतनी बूढ़ी औरत भी यहाँ से जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। ठीक है, अब लेखा कह रहे हैं बच्चों कि खैर ये बात तो छोड़ो, क्योंकि बुढ़ापे की नींद कैसी होती है, बुढ़ापे की नींद ठहरी, थोड़ा भी अगर हल्ला हो तो नींद खुल जाती है। तो वही वो कह रही है लेखा कि खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, लेकिन जैसे ही चोर दबे पाँव
मतलब आराम से उनके घर के अंदर घुसा, वैसे ही वैसे ही उनकी माँ जी की आंखें खुल गई, उनकी नींद खुल गई। कौन है? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। अब जब लेकर के माँ जी वहाँ पे जाएगी बच्चों, तो उन्होंने पूछा कौन। ठीक है, तो चोर ने कहा बच्चों, जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। ठीक है, युगों से मतलब बहुत पहले से जवाब आया मैं। ठीक है जी, मैं हूँ। पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब बच्चों उसकी माँ जी ने क्या कहा, लिखा कि माँ जी ने कि मुझे पानी पिला। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। अब चोर बच्चों थोड़ा डर गया कि मैं तो चोर हूँ और ये मुझे क्या कह रही है कि पानी पिला। जब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब आगे क्या होता है बच्चों कि जब चोर थोड़ा डरा तो तब तक उनकी माँ ने क्या किया, बिस्तर के आसपास देखा तो देखा कि एक लोटा खाली है। तो उन्होंने चोर को कहा कि ऐसा कर कि यह लोटा ले ले जा और कुएं से इसमें पानी भर के ला। और एक बात का ध्यान रखना कि इसमें जो इसके इस पे जो एक कपड़ा बांध कर रखियो और तरीके से पानी को छान के लाना। अब होता क्या है आगे बच्चों, चोर घबरा जाता है कि ये बुढ़िया मुझे पानी लाने को कह रही है। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। अब बच्चों लेखा कह रही हैं कि वो चोर घबरा गया। जब लेखा की उन्होंने माँ ने कहा कि इसमें पानी लेकर आ लोटे में, तो चोर घबरा गया। चोर सोचने लगा कि अंधेरे में भी इन्होंने कैसे जान लिया है कि लोटे के मुंह पे कपड़ा बंधा है। ठीक है, तो शायद उनके तार भगवान से जुड़े होने की उसे चोर को खबर न रही होगी। अब आगे क्या होता है कि वो चोर क्या हो गया, हैरान भी हो गया, परेशान भी हो गया। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी। ठीक है, तो तब तक उसकी माँ जी ने कहा, लेखा की माँ जी ने कि जल्दी कर, मुझे क्या है बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब चोर क्या हुआ बच्चों, बहुत डर गया, घबराहट हो गई उसे, संकट में पड़ गया, तो उसने कहा कि मैं तो चोर हूँ। आगे क्या होता है, हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। ठीक है, तो बच्चों लेखक की माँ जी ने कहा, हुआ करे कोई नहीं। लेखक की माँ ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरे मेरे धर्म को मत बिगाड़ना। जो लोटे के मुंह पे कपड़ा बंधा है उसको मत हटाना और हाथ से लोटे को रगड़ करके धो लेना और पानी को छान करके भरना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगे। अब उस चोर ने क्या कहा बच्चों, माँ जी को कहा, लेकर कि माँ जी को कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगे। तो लेखिका की माँ कहती है, कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। ठीक है, तो लेखिका की माँ ने बच्चों कहा, और भी बहुत चालाक की थी, उन्होंने कहा कि कहा है ना कि लोटे को रगड़ कर धो लेना, क्योंकि सब नाचने गाने में लगे हैं और तेरे और भगवान के सिवा मुझे कौन पानी पिला सकता है। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया।
अब चोर को लगा बच्चों कि भगवान क्या है, इसके पास है, इसके माँ जी के लेखा की माँ के पास ही है। तो वो क्या है, ऐसा सुनकर चोर क्या किया, घबरा गया और उसने क्या किया, लोटा उठाया और चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। अब आगे क्या होता है बच्चों, उसने पूरी सावधानी के साथ जैसे लेखा की माँ ने कहा था कि लोटे को कपड़े मत निकालना, रगड़ के धोना, फिर पानी को भरना, वैसे ही उसने क्या किया, ऐसा ही किया और वो लोटे में पानी भर करके लौट रहा था। तो अचानक से उसे जो घर का चौकीदार रहता है, पहरेदार, उसने पकड़ लिया, क्योंकि उसने उसने उसे कुएं में ही देख लिया था। तब माँझी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। अब आगे होता क्या है कि तब तब लेखा की माँ ने क्या किया, लोटे का आधा पानी खुद पिया और जो बचा था वो चोर को पिला दिया। और फिर कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। तो लेखा की माँ ने कहा बच्चों उस चोर को कि एक एक लोटे में पानी पीकर, एक ही लोटे में पानी पीकर हम क्या हो गए हैं, माँ बेटे हो गए हैं। तो बेटा अब तो ऐसा कर, या तो तू चोरी कर या तो खेती कर, जो तेरी मर्जी है वो कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा। सालों साल लगा रहा, पर जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब आगे क्या होता है बच्चों, लेखा कह रही है कि जो चोर था बेटा बेचारा किसी लायक नहीं रहा। ठीक है, जो उसका इतना अच्छा धंधा था, इतना रोमांचक धंधा को उसने छोड़ दिया और खेती में लग गया। बहुत सालों तक लगा रहा, पर लेखा कह रहे बच्चों जब मैंने उसे देखा तो भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा बूढ़ा लगा और डरा डरा सा रहने लगा, वो हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। अब आगे क्या होता है बच्चों, लेखिका अपने बारे में कहती है कि इसे खानदानी विरासत कहो या अपना ही प्रकोप कहो, कि उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी तरह फंस गई। एक तरफ माँझी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेहर नाहक रोमानी ही रही। ठीक है, दो क्या है बच्चों कि लेखा कह रही है कि मैं इन दोनों बुढ़ियों के बीच अच्छी तरह फंसी। एक तरफ तो क्या था कि माँझी के चलते अपने लड़की होने का कोई हीन भावना मन में ही नहीं उपजने दी। ठीक, कभी हमारे मन में भी ऐसा ख्याल नहीं आना कि हम क्या हैं, लड़की हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि नानी के चलते कि देश की आज़ादी को लेकर